चलिए आज हम लोग जो अपना अगला टॉपिक है उस पर ध्यान देते हैं। पिछले दो टॉपिक्स में हमने देखा कि किस तरह से यूरोपियंस भारत आए, भारत आने के बाद उन्होंने किस तरह से यहाँ पे शासन व्यवस्था को अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश की, और अंत में इस काम में सबसे ज़्यादा जो सफल हुए वो थे अंग्रेज, जो बाद में बहुत ही दिनों तक यहाँ शासन भी करते हैं और यहाँ की सत्ता व्यवस्था का देखभाल करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यूरोपियंस जो बहुत सारे आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, डच भी आए थे, पुर्तगाली तो सबसे पहले आए थे, लेकिन उन सभी को हटा करके अंग्रेजों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। और इसके पीछे कारण ये था कि उस वक्त का जो परिवेश था, जिस तरह का माहौल उस वक्त था भारत का, उस परिवेश में उनको बहुत ही आसानी से आगे बढ़ने का मौका मिला। अब हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ के शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुए थे, उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक चीज तो साफ थी कि उस वक्त कोई ऐसी केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी जो अंग्रेजों का विरोध कर सकती थी। सल्तनत काल के बाद बाबर का आगमन हुआ भारत में। बाबर ने 1560 से 1530 तक भारत में शासन किया। बहुत सारे इसने युद्ध लड़े, लगभग सारे, हर साल में एक न एक युद्ध लड़ा ही, 27, 28, 29 हर साल युद्ध लड़ा, इसमें 26 में भी लड़ा और 30 में इसकी मृत्यु हो गई। बाबर चला गया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बनता है। हुमायूं का स्थिति भी खराब ही रहा, कुछ दिन तक शासन किया, फिर कुछ दिन सत्ता से बाहर रहा, फिर सत्ता में आया और फिर मर गया। अकबर 13 साल की उम्र में राजा बना और ये बहुत ही दिनों तक शासन करने वाला एक महान शासक था, जिसने कि हिंदू मुसलमान दोनों को मिला करके चलाई। इसको कोई दिक्कत नहीं था, ये सबको एक साथ मिलाकर चलने वाला आदमी था। फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, उसके बाद औरंगजेब आया। इन सभी के बाद जो शासन आया, उन सभी शासकों को उत्तर मुगल शासक कहा जाता है। ये शासक मजबूत शासक थे, इन्होंने शासन के बागडोर को बहुत ढंग से चलाया और इस दौरान किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरफ आंख उठा करके देख सके। लेकिन औरंगजेब के जाते ही मुगल शासकों में आपस में इतना फूट हो गया। और एक बार आप देखेंगे कि जिस तरह से जिसके पिताजी कुछ कष्ट कर करके अच्छा आदमी बने हैं, पढ़ लिख करके मेहनत करके कुछ बने हैं, तो उनका बेटा, उसके बाद बेटा तक ठीक ठाक चलता है। लेकिन जब अधिक संपत्ति हो जाती है, संपत्ति की संख्या ज्यादा हो जाती है आपके घर में, तो फिर वो आपका जो आगे का पीढ़ी है वो पढ़ नहीं पाता है। उसको लगता है कि मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, तो उड़ाना है सिर्फ, और वो ऐसो आराम में डूब जाता है। और यही हाल मुगल शासकों का भी हुआ। बाबर एक कबीलाई था, वो जहां से आया बिल्कुल उसके पास कुछ भी नहीं था, और वो यहाँ आया, यहाँ आकर के ही सत्ता का स्थापना कर दिया, कहा कि यहाँ अपने में लोग लड़ रहा था। जब यहाँ लड़ रहा था तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अच्छा शासन मिला, जो पहले से बाबर तय करके गया था। बाबर के बाद हुमायूं ने भी बढ़िया, उसके बाद अकबर तो बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था कर दिया था, इतना व्यवस्थित कर दिया था कि उस औरंगजेब का तक आते आते उसी की व्यवस्था के अधीन काम बहुत ही बढ़िया से चला। उत्तर मुगल काल की बात हम लोग कर रहे हैं इसमें, तो हम लोग विशेष इसको मुगल कालीन इतिहास में पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन उत्तर मुगल काल की जब बात कर रहे हैं तो इसमें बारी बारी से बहुत सारे हुए, बहुत कम समय में बहुत लोग आ गए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो बहादुर शाह, इसको मुअज्जम भी कहा जाता था, फिर जहांदार शाह था, उसके बाद फारूक सियर आया, फिर रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, एक ही साल में 2 ठो हुआ, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, और इसके बाद ये सारे राजा थे, ये सारे शासक हुए मुगलों के, जो बाद में हुए औरंगजेब के बाद, जिसके शासनकाल में ज्यादातर ये सब कार्यक्रम हुआ। कि जैसे हम आपको बता दें कि अवध की स्थापना उसी के टाइम में हुई, इन लोगों के टाइम में हुई। बंगाल की स्थापना भी इसी टाइम में हो गई। जब बंगाल था, लेकिन बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में, एक ऐसे स्टेट के रूप में घोषित कर दिया गया कि जो अब अपनी व्यवस्था खुद करेगा। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ये सब हुआ था। अवध अलग हुआ, बंगाल अलग हुआ, हैदराबाद अलग हुआ। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कौन कौन से राजा ने किस तरह से शासन किया, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम कर्नाटक, ये औरंगजेब के मरने के बाद, औरंगजेब कब मरा? औरंगजेब के मरने के बाद, औरंगजेब 1707 में मर जाता है, ठीक है ना। आपको ऊपर में लिखे भी होंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा जब पीडीएफ देखिएगा तो। 1707 में औरंगजेब मर जाता है और इसके बाद 1707 के बाद 2 वर्षों तक उत्तराधिकार युद्ध चलते रहता है। एक जजाऊ का युद्ध होता है, दूसरा बीजापुर का युद्ध होता है, और दोनों ही अपने भाई के साथ उत्तराधिकार के लिए लड़ा था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर कहा जाता था। 1707 से 1712 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। इसका ऐसे नाम मुअज्जम था,
लेकिन इसको साहेब बेखबर की भी उपाधि दी गई थी। खफी खां देते थे, उन्होंने दिया था साहेब बेखबर की उपाधि। और इसी के शासनकाल में डच प्रतिनिधि जोशुआ और केटलर भारत आए थे। तो हमारे लिए बहादुर शाह प्रथम के बारे में ज़्यादा जानना ये जरूरी है कि इसका नाम मुअज्जम था और ये औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था। और जजायु का युद्ध और बीजापुर का युद्ध इसने अपने भाइयों के साथ लड़ा उत्तराधिकार के लिए, और इसके समय में ही डच प्रतिनिधि आए थे भारत। इसकी मृत्यु 1712 में हो जाती है। अब ये 1712 में भाई साहब निकल लिए बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद दूसरा जो शासक उसके बाद जो बना वो बना जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह को शासन बनाने में कौन मदद किया था? जुल्फिकार खां, एक व्यक्ति था जुल्फिकार खां, वो मदद किया था जहांदार शाह को सत्ता पे आने में। कमजोर शासक था, साथ ही साथ इसने जहां जुल्फिकार खां को अपना वजीर भी बना लिया। ठीक है ना। जहांदार शाह जो था वो थोड़ा सा अय्याश टाइप का आदमी था और एक लाल कुंवरी नाम की वेश्या थी जिसके साथ इसका संबंध था, और इसके चलते बहुत चर्चा में भी रहा ये। इस कारण से इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। लंपट मूर्ख आएगा प्रश्न कि किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई थी। तो इसमें जहांदार शाह को आपको देखना है। 1712-1713 एक साल का लगभग शासन रहा इसका, और इसको लंपट मूर्ख कहा गया। ठीक है ना। इसी वक्त हुसैन अली और अब्दुल्ला खां का सामने आते हैं जो सैयद बंधु कहलाते हैं, हुसैन अली और खां और अब्दुल्ला खां। इन लोगों ने क्या किया कि फर्रुखसियर के सहयोग से जहांदार शाह की हत्या कर दी। अब फर्रुखसियर नया राजा बन गया। अब फर्रुखसियर के राजा बनने में किसका हाथ था? सैयद बंधु का हाथ था। इन लोगों को किंग मेकर भी कहा जाता था, सैयद बंधु को, यानी अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को किंग मेकर कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मुगल शासकों को सत्तारूढ़ किया। अब मुगल खां को क्या किया कि फर्रुखसियर बनते के साथ भाई इसको मदद किया था, तो अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया और हुसैन खान को मीर बख्शी बना दिया। और सवाई जय सिंह, एक सवाई जय सिंह थे, एक राजा थे, उनको सवाई का उपाधि दिया इन्होंने। ठीक है ना। जजिया कर को भी समाप्त किया था, ये याद रखिएगा, जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। और यही 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को फरमान दिया था। आगे लिखा होगा, बंदा बहादुर को 1716 में फांसी की सजा दी और 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को शाही फरमान दिया था, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्या प्रश्न बनेगा? इसमें से प्रश्न बनेगा कि इनमें से सैयद बंधुओं, इनमें से कौन सैयद बंधु का युगल जोड़ी नहीं है? तो दो नाम, अब्दुल्ला खां, वजीर खां, और ऐसे दो नाम चार दिए जाएंगे। तो अब उसमें से कोई एक चुनना होगा आपको। सवाई की उपाधि किसने दी थी जय सिंह को? तो ये एक प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि किसने अंग्रेजों को शाही फरमान दिया था? ये बहुत बार पूछा भी है कि किसने अंग्रेजों को शाही फरमान दिया था, या किस शासक के शासनकाल में अंग्रेजों को दिया गया शाही फरमान मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये किसका हो जाएगा? फर्रुखसियर का, क्योंकि याद रखिएगा 13 से 19 तक ये रहा था और 1717 में ये शाही फरमान दिया गया था, जिसमें बंगाल और उड़ीसा और सब वाला इसको मिल गया था एरिया अपना टैक्स तसीलने के लिए और अपना व्यापार करने के लिए। ठीक है ना। रफी उद दर्जात और रफी उद दौला, अभी बीच में, इसी बीच में क्या होता है? और हाँ, याद रखिएगा फर्रुखसियर को मारने वाला भी सैयद बंधु ही था। ठीक है ना। सैयद बंधु ही फर्रुखसियर को मारा भी था। पेशवा बाजीराव, ये पेशवा बालाजी थे उस वक्त। पेशवा कौन थे? बालाजी थे, मराठों के पेशवा। इनका मदद से क्या करता है सैयद बंधु को? फर्रुखसियर को सत्ता से उतारता है और इसको अंधा करके मार देता है। पूरे इतिहास में एक पहला ही घटना है कि जब किसी मुगल बादशाह को अंधा करके मारा गया होगा उसके दरबारी के द्वारा। ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसके लिए भी आदमी को, ये मेंस वगैरह के लिए आप ये रख सकते हैं कि फर्रुखसियर को कैसे मारा गया था। तो ये अंधा करके इसको मार दिया था, ये सैयद बंधु लोग मार दिया था। तो याद रखिएगा, जो आपका मदद कर रहा है, अगर उसको कुछ आपसे उम्मीद, ये आप में उसका स्वार्थ है, तो कभी भी आपको धोखा देगा। लेकिन जो बिना स्वार्थ का आपका मदद करता है वो आपको धोखा नहीं देगा, कभी भी नहीं। जैसे कि अगर आप देखेंगे बैरम खां के बारे में, तो बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक था। अकबर उस वक्त मात्र 13 साल का था। अब सोच लीजिए कि अकबर मात्र 13 साल का था और उसका संरक्षक जो था वो अकबर को राजा बना दिया, मुगल राजा बना दिया। कितना वफादार रहा होगा, सोच लीजिए। वो चाहता अगर ना तो क्या करता, वो सीधे अकबर के मार करके और राजा खुद बन जाता। अब मुगल बादशाह बन जाता तो मुगल बादशाह बनने के बाद किसको ताकत था उसके खिलाफ कुछ बोल देता। लेकिन लोग सोचा नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं वो। तो ऐसे लोग होते हैं कि जो निस्वार्थ लगे रहते हैं अपने लिए, किसी के लिए। एक सैयद बंधु था, इसको जहां फायदा नहीं हुआ मरवा दिया उसको। उसके बाद बना दिया रफी उद दर्जात को राजा। ये कुछ नहीं था, एकदम घटिया राजा था। ये सबके पास कुछ ताकतें नहीं था। 2 दिन 4 दिन बैठता था, मर जाता था। तो
28 फरवरी को ही बना, रफीउद्दौला जो था 28 फरवरी के बना और 6 जून के मर गया। अब फिर इस 6 जून के ई बना और 17 सितंबर के ही हो मर गया रफीउद्दौला भी। ठीक है। उसके बाद जब रफीउद्दौला भी मर गया तो आया शासन मोहम्मद शाह का। ये कुछ लंबा शासन करता है, 1719 से 1748 तक इसका शासन चलता है। ठीक है ना। इसका शासन चलता है 1719 से 1748 तक। रंगीला बादशाह के नाम से इसको जाना जाता है। इसको जाना जाता है कि रंगीला बादशाह है, ये मनमौजी वाला आदमी है, ये जो मन करेगा सो करेगा। ये बहुत विलासी था, बहुत ज्यादा इधर उधर करने वाला आदमी था, विलासी आदमी था, तो इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है ना। इसी के शासन काल में सैयद बंधु का पतन हुआ। रंगीला तो था ही, लेकिन ये खुद को सैयद बंधु के कब्जे में नहीं रखने देना चाहता था। इसलिए क्या किया कि सबसे पहले क्या किया कि निजामुल उल मुल्क को वजीर बना दिया। एक निजामुल उल्क था, उसको वही वजीर बना दिया और उसी की मदद से दोनों सैयद बंधु को मरवा भी दिया। ठीक है ना। मरवा भी दिया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके शासनकाल में बंगाल और हैदराबाद स्वतंत्र हो जाते हैं और साथ ही साथ नादिर शाह का आक्रमण होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1739 ईस्वी नादिर शाह कर दिया भारत पर आक्रमण। और जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया तो उसने क्या क्या किया। नादिर शाह ने क्या किया कि नादिर शाह लूटपाट मचा देता है पूरा का पूरा। ठीक है। 38-39 में भारत पर आक्रमण कर दिया और पूरा लूटपाट मचा दिया। ठीक है। 70 करोड़ रुपया ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया और तख्ते ताउस ले गया, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता था। इतना पैसा लूटा था नादिर शाह कि 3 साल तक अपना देश का सब लोगों का कोई भी टैक्स नहीं था, टैक्स फ्री कर दिया पूरा देश को 3 साल तक। बताइए कितना पैसा लूट करके यहां से ले गया था और कितना संपत्ति और कितना सोना चांदी लूट करके ले गया था। फारस का था। ठीक है ना। ये एक बहुत जबरदस्त स्थिति था। उसी के बीच में क्या होता है कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है और नादिर शाह दिल्ली में 57 दिन तक लूटपाट मचाया था और कुछ नहीं कर पाया था मुगल बादशाह, क्योंकि एकदम ये लोग मतलब बोले ना, ये लोग कुछ करना ही नहीं चाहता था। ये लोग गधा था एक नंबर का। इन लोगों का काम क्या था कि बस संपत्ति इन लोगों के पास काफी था और उसी संपत्ति के बल पर ये लोग सोचता था कि हम लोग कभी हारेंगे नहीं किसी से और हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। ये अपना एक इन लोगों के मन में गया था कि हम लोग मुगल हैं। यही हुआ कारण कि आज के तारीख में मुगलों का जो खानदान है वो पता नहीं कहाँ है, कैसे जी रहा है, उसका कुछ पता किसी को नहीं है। अब मोहम्मद शाह के बाद राजा बनता है अहमद शाह। मोहम्मद शाह तो खत्म 1948 में समाप्त कर गया। अब मोहम्मद शाह के मरने के बाद क्या हुआ कि 1948 में जब मर गया तो बना अहमद शाह। ठीक है ना। अहमद शाह भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, मजबूत शासक नहीं था। ठीक है। अहमद शाह एक बहुत ही बेकार का शासक था और इसका सारा शासन चलाती थी एक उद्दम बाई थी, जो उसकी पत्नी की माँ थी या जो जैसे होगी कोई उद्दम बाई। वो क्या करती थी कि वो अपना एक उसका दोस्त था, प्रेमी था, हिजड़ा था प्रेमी उसका, जावेद खान नाम था उसका। बदमाश था, बहुत बदमाश। अहमद शाह की जो उधम बाई जो थी वो बदमाश आदमी एक था, उसका नाम था जावेद खान। ठीक है ना। वो प्रेमी था उसकी माँ का, उधम बाई का प्रेमी था जावेद खान। उसके मदद से शासन करती थी, पूरा शासन को बर्बाद करके रख दी। कहीं शासन व्यवस्था में कुछ भी ढंग का नहीं हो पाया। इसी बीच अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण हो गया 1748 ईस्वी में। 1739 में नादिर शाह गया और 1748 और 1767 के बीच में 7 बार आक्रमण कर दिया अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो 1761 ईस्वी में मराठा से विजय प्राप्त किया था, कौन सा था याद करके आप लोग इसको बताइएगा कि मराठाओं के साथ अहमद शाह अब्दाली का एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध था ये बताना है आप लोगों को। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अहमद शाह के बारे में भी बस इतना जानना है कि हम लोग उसके टाइम में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था और वो शासन व्यवस्था अपने सास के माध्यम से चलाता था, जो कि एक जावेद खां के माध्यम से चलाती थी। इसके मरने के बाद आपके राजा जो बनते हैं वो बनते हैं आलमगीर द्वितीय। ये जहांदार शाह का बेटा था। आलमगीर द्वितीय जो था जहांदार शाह का बेटा था। ये किसका बेटा था? जहांदार शाह का, जो पहले राजा बना है सेकंड नंबर पे, उसका बेटा था आलमगीर द्वितीय।
अब 1757 का प्लासी का युद्ध ही बस इसमें एक महत्वपूर्ण हम लोगों को ये समझना है। और कि सबसे इंपॉर्टेंट यही था 1757 ईस्वी में इसका, इसी टाइम एक बार और आया था अहमद शाह अब्दाली। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में खाली जानना है। इसके बाद उस वक्त मुगल बादशाह कौन था, तो ये प्रश्न आता है सिर्फ कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो याद रखिएगा 54 से 58 के बीच में आलमगीर द्वितीय था और 57 में प्लासी हुआ है। तो आलमगीर द्वितीय ही उस वक्त का राजा रहा होगा। आलमगीर द्वितीय का मृत्यु और 1758 में हत्या हो गया, मृत्यु हो गया। बहुत षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था मुगल दरबार, खाली षड्यंत्र ही होता था, रोज रोज राजा बनता था, रोज राजा उतरता था। तो उसके बाद जो बना राजा वो शाह आलम द्वितीय था। ठीक है ना। अब शाह आलम द्वितीय के टाइम पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है एक चीज। आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय के बीच में कुछ दिनों के लिए शाह आलम तृतीय राजा बना था। दो राजा उस वक्त बना था, एक बार में आलमगीर द्वितीय के बाद दो राजा बन गया। एक बना दिल्ली में शाहजहां तृतीय और एक बना शाह आलम द्वितीय बिहार में। ठीक है ना। शाह आलम द्वितीय बिहार बना और शाहजहां तृतीय दिल्ली में बना। ठीक है। अब क्या होता है कि शाहजहां तृतीय जो दिल्ली में बना वो अपना घोषणा कर दिया कि हम मुगल बादशाह हैं। शाह आलम द्वितीय बिहार में घोषणा कर दिया कि हम मुगल बादशाह हैं। दोनों के बीच में हुआ युद्ध। इसमें कौन विजयी हो गया? शाह आलम द्वितीय विजयी हो गया और शासक बन गया। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे शाह आलम द्वितीय को ही दिखा दिए हैं। तृतीय का कार्यकाल में कुछ बहुत विशेष हुआ नहीं है, बस मारा कट लड़ाई झगड़ा किया और अपने खत्म हो गया और उसके बाद बन गया शाह आलम द्वितीय। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, हम लोग को बस इतना याद रखना है कि इसके टाइम में दो प्रमुख युद्ध हुआ। कौन कौन? बक्सर का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध। फिर अभी हम पूछ रहे हैं 1761 में किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, और बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, यह भी याद रखना है। अब बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था। इस निर्णायक युद्ध ने यह तय कर दिया कि अब मुगल बादशाह का सेवा ठीक है धीरे धीरे खत्म होने वाला है, क्योंकि मुगलों का कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया पूरा भारत में। जिकरा जो मन में आ रहा था वो कर रहा था। उस वक्त अंग्रेज अलगे लड़ाई करने तैयार था, मराठा अलग नहीं मान रहा था, बाहर से लगातार आक्रमण हो रहा था। पूरा भारत का स्थिति तितर बितर हो गया था। मुगल चुपचाप से बैठा था अपना घर में और उससे कोनो काम नहीं हो पा रहा था। उसको लग रहा था कि हम उसको, जैसे मुगल केंद्रीय सत्ता में थी, उसको सारा कुछ को कंट्रोल करना चाहिए था, कुछ नहीं कंट्रोल कर रहा था। महाभक्त चौधरी जैसा खाली देख रहा था कि हमको क्या करना चाहिए और नहीं, क्या होगा नहीं होगा, कुछ उसको समझे में नहीं आ रहा था। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद का संधि हो जाता है। और तो और ये बेवकूफ का किया शाह आलम द्वितीय कि जाकर के सुजाउद्दौला और उसके साथ मीर कासिम के साथ मिल गया और लड़ गया बक्सर का युद्ध। तब बक्सर का युद्ध जब समाप्त हुआ तो एक संधि हुआ, इलाहाबाद का संधि 1765 में, आगे हम पढ़ाएंगे। 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ तो वहां इस पर बहुत सारा थोप दिया गया, इसको अपने संरक्षण में ले लिया गया। ठीक है। और 1803 ईस्वी में अकबर के संरक्षण में चला गया मुगल बादशाह। मात्र 23 लाख रुपया 23 लाख रुपया नहीं 26 लाख रुपया 26 लाख रुपया पेंशन पर, कि सालाना पेंशन हम आपको 26 लाख रुपया देंगे। अब आप राजा नहीं हैं, सारा टैक्स आपका हम वसूलेंगे, 26 लाख रुपया में आपको जो कर लेना कर लीजिए, हम आपको राजा नहीं मानते हैं। खत्म हो गया कहानी उसी वक्त से। उसके बाद अकबर द्वितीय बना राजा। नाम तो ये लोग रखा सब भयानक भयानक, कोई शाहजहां, कोई अकबर, कोई आलमगीर। आलमगीर औरंगजेब को कहते थे, याद रखिएगा। सब बढ़िया बढ़िया नाम रखा। बाबर हुमायूं नहीं रखा, यही बहुत बड़ा बात था। रखा होगा, कोनो राजा नहीं बना होगा, तो ये रखा सब लोग। अकबर द्वितीय राजा बन जाता है। अकबर द्वितीय का एक महत्वपूर्ण बात है कि वो राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि देता है और इंग्लैंड भेजता है वहां के महारानी के पास कि यहाँ अंग्रेज लोग बहुत बदमाशी कर रहा है, अब तुम लोग जा करके उसी के पास, जो आदमी भेजा है यहाँ पे, तो खाली आपको सांत्वना ही न देगा और कुछ थोड़े करेगा। राजा राम मोहन राय का भेजा था कि जाइए वहां जाकर के हमारा बताइए कि यहाँ अंग्रेज लोग अपन मनमानी कर रहा है और हम लोग को नहीं मान रहा है। तो मानेगा क्या? आप में ताकत नहीं है, कहा गया है, पढ़िएगा। अगर हिंदी पढ़ते होंगे साहित्य आप लोग, तो उसमें एक बहुत बड़ी बढ़िया कविता है कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, और पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास अग्रल हो, उसको क्या जो दंतहीन मिश्रित विनीत सदा। आपको इज्जत वही देगा जब आप में ताकत होगी। अगर आप में क्षमता नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आप में प्रतिष्ठा, आप में आपके अंदर कोई गुण नहीं है, तो आपको कोई इज्जत नहीं देगा इस धरती पर। हम आपको बता दे रहे हैं, मेहनत करने से कोई इज्जत नहीं होता है। हम लोग ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं
क्या चीज देते हैं, ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं। पता है उसमें 26 किलो 20 किलो 35 किलो लेकर दौड़वाता का है कि लड़का लोग को, सिर्फ इसलिए कि उसको कम में वही करवाना है, वहां पे उसको मेहनत का काम कराना, उसको ढोवाना है, बोझा ढोवाना है। तो भैया जब तुम 30 किलो लेकर ढो ही रहे हो तो डेली ढो ना। फिर सिर्फ इतना ना कि सरकारी नाम से वो है तो उसमें इज्जत मिलेगा कभी? नौकरी किस लिए किया जाता है? प्रतिष्ठा के पैसा कमाने के लिए इज्जत नौकरी नहीं करते हैं लोग, नौकरी करते हैं इज्जत कमाने के लिए। एक आईएएस आईपीएस काहे बनता है? इज्जत कमाने के लिए। दरोगा काहे बनता है? इज्जत कमाने के लिए। मास्टर कोई काहे बनता है? इज्जत कमाने के लिए। तो ग्रुप डी में बनना है आपको, ग्रुप डी बनना है। ग्रुप डी में आपको बोझा ढोवाएगा तो बोझा ढोइए दूसरा के घर में जाके, तो क्या दिक्कत है? फिर उसके लिए पढ़ना लिखने का क्या जरूरत है आपको? इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? रनिंग करना, दौड़ना, धूपना, क्या इसमें सबसे फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा होगा। बेरोजगारी का आलम है तो ठीक है, कुछ भी कर लेंगे, तो उससे बढ़िया तो स्टार्टअप करेंगे, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस धंधा करेंगे, उससे बढ़िया पैसा कमा लेंगे। आराम नहीं है, आराम का नौकरी कहाँ है? ग्रुप डी, ग्रुप डी। और ये सिपाही का बहाली कराइएगा तो सिपाही में क्या बनिएगा आप? कब कर लीजिएगा आगे चल करके? डंडा लेके रोड रोड पे चौराहा पे खड़ा रहिएगा दिन रात, पानी बरसात सब में। दरोगा जी बोल के निकल जाएंगे, गाड़ी में जाकर बैठ जाएंगे, बारिश होती रहेगा, आप खड़ा रहिए, बोलेगा आपको दिक्कत होगा तो फोन कीजिएगा, हम आ जाएंगे। मेला में ड्यूटी लगेगा, दरोगा जी को भी आपको लगेगा परीक्षण करने के लिए ड्यूटी। दरोगा जी चल जाएंगे टेंट में सोने, वो आपको बाहर बैठे रहेंगे कि जाके देखिए अगर कोई होगा तो बताना, आएगा तो एसपी। तो क्या कीजिएगा? बनना है तो आईएएस बनिए, बनना है तो आईपीएस बनिए, जिसके पास पावर होता है। हम ये नहीं कह रहे कि सर्वोच्च शक्ति उसके पास है, लेकिन एक उस ताकत के हिसाब से बनिए जो कि लोग कुछ सुने आपका। था ये अकबर द्वितीय के पास अपना कोई ताकत नहीं था, दौड़ाल चल रहा था कि वहां के हमको बता दीजिए, हमको बचा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो कुछ मिला नहीं साथ में। अंतिम मुगल शासक हुआ बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर भी कहा जाता था। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर का उपाधि मिला था। 37 तक की शासन करता है। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1857 की महान क्रांति, जिसमें इसको राजा घोषित किया गया, जो कि इसको मन था नहीं, जबरदस्ती में इसको सैनिक राजा बना दिया था। और 1857 ही ईस्वी में इसको नवंबर में पकड़ लिया जाता है। 1862 में इसका मृत्यु हो जाता है रंगून में, क्योंकि वहीं इसको निवासित किया था। और मुगल काल यहीं पे समाप्त हो जाता है, मुगल यहीं पे समाप्त हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा एक बात, बहुत बड़ी बात, कि मुगल तो समाप्त यहीं हो गया था जब उसने 1764 में बक्सर का युद्ध हारा था। और कौन था 1764 के टाइम पे? बताइए, 1764 में कौन था? 1764 में था शाह आलम द्वितीय। इसी के टाइम में मुगल खत्म हो गया था, समझ के चलिए। तो क्योंकि ये अंग्रेजों के संरक्षण में था, ये शाह आलम द्वितीय ने ही मुगलों को समाप्त कर दिया था। और उसके पहले का जो सत्ता कमजोर था, तो जिस सत्ता के बाद उसको मिलना ही, टैक्सी मिलना बंद हो गया, तो आर्थिक स्थिति खराब हो गया, तो राज्य खत्म हो गया। सब लोग अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था, उसके आसपास का जितना भी रियासत वगैरह था। तो कुल मिलाकर के हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जितना भी राजा बना उत्तर मुगल काल में, उनके पास महत्वपूर्ण, अगर उनके साथ कुछ जुड़ा हुआ घटनाक्रम था, तो वो अंग्रेजों के लगातार जो युद्ध कर रहे थे वो लोग अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए, या मराठों ने युद्ध किया अहमद शाह अब्दाली के साथ, ये, या फिर नादिर शाह आक्रमण हुआ था, ये सारी चीजों पर हम लोगों को ज्यादा देखना है। जैसे अगर बहादुर शाह प्रथम की बात करें तो उसमें अगर प्रश्न पूछने वाला रहेगा तो ये आएगा कि डच प्रतिनिधि जोशुआ एवं केटलर किसके शासनकाल में भारत आए? तो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में आए थे। ठीक है, और कुछ बेखबी साहेब बेखबर किसकी उपाधि है? तो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि है। मुअज्जम किसको कहा जाता है? बहादुर। ये सब प्रश्न पूछ सकता है वहां पे। जहांदार शाह के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लंपट मूर्ख उसको कहा जाता था, ये याद रखना है आप हम लोगों को। दूसरा, उसके बाद फारूक सियर के बारे में क्या है विशेष, कि फारूक सियर जो है जय सिंह को सवाई को उपाधि दिया था, बंदा बहादुर को फांसी दिया था, और अंग्रेजों को शाही फरमान दिया था। क्या क्या दिया था? सवाई को, जय सिंह को सवाई को उपाधि, बंदा बहादुर को फांसी, और अंग्रेजों को शाही फरमान, जिसको कहा गया मैग्ना कार्टा। ठीक, ये हो गया फारूक सियर का। फारूक सियर फर फर पर उड़ियाई रहता था, इसलिए सवाई का दे दिया एगो को उपाधि, बंदा बहादुर को फांसी दे दिया, अंग्रेज को उठा से फरमान दे दिया, तो उसको अपना फरहरी दिखा रहा था तो फरमान दे दिया। इस तरह से मैग्ना कार्टा कहा गया उसके द्वारा दिए गए शाही फरमान को। रफी उद्दौला तो रफी उद्दौला की तो कुछ है ही नहीं कहानी इसमें, ठीक है ना। रफी उद्दौला रफी उद्दर्जा का कोई कहानी नहीं है, बस इतना जानना है कि सैयद बंधुओं को निर्माता कहा गया था, शासक निर्माता। मोहम्मद शाह के बारे में थोड़ा सा है कि रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात जो प्रश्न पूछती है कि सैयद बंधुओं का पतन किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। रंगीला था, मोहम्मद शाह, सैयद बंधु को मार दिया। अब बंगाल हैदराबाद को स्वतंत्र कर दिया। नादिर शाह का आक्रमण हुआ उसी टाइम में, 70 करोड़ रुपया, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊ, जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता था, वो लेके चला गया।
ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं? नादिर शाह को। नादिर शाह कितने दिनों तक दिल्ली में रुका था? 57 दिनों तक। उसके बाद आया अहमद शाह। अहमद शाह के टाइम में ही अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण हुआ था। 7 बार आक्रमण किया है पूरा मिला करके वो, 1748 से लेकर के, और समझिए कि वो 1767 तक कई बार आक्रमण किया। 1761 में तो मराठा के साथ लड़ा भी, ठीक है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय राजा बनता है, उसी वक्त के टाइम पर पलासी का युद्ध होता है। फिर उसके बाद शाह आलम द्वितीय शासक बनता है, जो 1764 के बक्सर युद्ध में साथ देता है अमीर कासिम का, शुजाउद्दौला के साथ, अवध के बादशाह के साथ। बाद में एक इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें दोनों को बहुत ही मुश्किल से बहुत ही दबाया जाता है, और अंग्रेजों ने तो इन्हें अपने संरक्षण में भी ले लिया, मुगल बादशाह को। फिर अकबर द्वितीय की कहानी आती है कि इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे देते हैं। पहले राजा राम मोहन राय के नाम में राजा नहीं लगा हुआ था, राम मोहन राय खाली था, तो इनको राजा को उपाधि मिला, ठीक है। और बहादुर शाह द्वितीय के बारे में तो कहना ही नहीं है, वो तो बहादुर था ही, तभी तो लीड किया भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को, और उसका नुकसान उसे भोगना पड़ा कि वो 1862 में उसकी मृत्यु निर्वासन के दौरान हो गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ आप इसको जब पढ़ेंगे 2-3 बार तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी, और देखेंगे आप कि उन चीज़ों को तिथि से जोड़ करके देखेंगे कौन कौन से युद्ध उस वक्त महत्वपूर्ण थे, जिन लोगों का जिसको हम लोगों को परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि बक्सर का युद्ध के समय कौन राजा था, पलासी के युद्ध के समय में कौन राजा था, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय में कौन राजा था, ये सारी चीज़ों को आप लोग देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। अगला वीडियो जो हम लोगों का होगा वो होगा जो युद्ध होता है बंगाल विजय के दौरान, तो बंगाल विजय से संबंधित अगला वीडियो होगा। तो हम लोग अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखते हैं, पढ़ते हैं मन से, जितना अच्छा हो सकता है हम करने का कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा तो मुश्किल हमको भी हो रहा है, लेकिन आप कुल मिला करके अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक और कमेंट तो करें ही, ताकि और बेहतर कर सकें। इसका PDF डाल दिया जाएगा वीडियो के साथ ही। तब तक मन से पढ़िए।